नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उस अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को फुल्ली कॉन्सेप्ट, फुल्ली ट्रिक और फुल्ली डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा, जो आपके सीधे दिमाग में बैठेगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो सेशन होगा यह आपके बोर्ड एग्जाम और आपके जो कंपटीशन के हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे कि यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते क्या हैं। इससे पहले का जो पहला चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते क्या। चलिए, वैसे प्रश्न जिनका हम उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में दे सकते हैं, अर्थात 1 से 2 लाइन में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। आप जब अंग्रेजी मीडियम का बुक उठाते हैं भारतीय भवन का, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा गया आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 20 वर्ड्स, मतलब निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में दें, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर हम 1 से 2 लाइन में देंगे, अर्थात 1 शब्द में इसका उत्तर देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन कहते हैं या अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो उसे वायु श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो उसे हम अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए, नाम में ही काम है। देखिए, नाम का अर्थात जो श्वसन के प्रकार उनका नाम का मीनिंग निकालिएगा, मतलब निकालिएगा, उसके आधार पर परिभाषा दे देगा। देखिए, हमने आपको बायोलॉजी में बताया था कि अधिकांश शब्द का परिभाषा उसके मीनिंग से होता है। आप मीनिंग को पकड़ लेते हैं तो उसका परिभाषा दे सकते हैं और उसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपका साफ शब्दों में कहा गया है कि अ मतलब नहीं होता है वायु मतलब वायु, अ मतलब नहीं ऑक्सी को, न मतलब नहीं ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन श्वसन में, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता है, मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अर्थात वायु की अनुपस्थिति में, तो उसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ये हो गया। अब चलिए सर, यह तो समझ में आएगा, एकदम ठीक समझ गए। आप क्या बताते हैं जो हमेशा दिमाग में ही रहता है, ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के क्या था। देखिए, वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखिए, ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी शोषण, या उसे हम क्या कहेंगे, वायु शोषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या होता है। देखिए, वाहक मतलब होता है जरिया, ठीक है। जैव मतलब जीव, कोशिकाओं मतलब कोशिका, मतलब जीव में जो कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं में जो ऊर्जा मिलता है, रासायनिक ऊर्जा मिलता है, जिससे वो एकदम फुर्तीले रहते हैं, उनका वाहक क्या है, मतलब कि उनका जरिया क्या है, कि वही रहेगा तो उन्हें ऊर्जा मिलेगा। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया था जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करता है। तो रासायनिक ऊर्जा का जो वाहक होता है वो एटीपी होता है, ठीक है। उसी ग्लूकोज से आपका एटीपी का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा एटीपी वाहक होता है, ठीक है। जो रासायनिक ऊर्जा बनता है वो किस रूप में बनता है वही बता दे रहा है, मतलब कि जो रासायनिक ऊर्जा होता है कोशिकाओं के लिए, वह वाहक क्या है, तो एटीपी है, ठीक है। देखिए, प्रश्न को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि आप रटेंगे तो कल भूलेंगे, या मैं भी रटूंगा तो मैं भी भूलूंगा। यह नहीं बात है कि सर जब याद करेंगे तो वह नहीं भूलते हैं, क्यों। देखिए, हमें भी एक आदमी, आप भी एक आदमी, हम भी भूल सकते हैं, आप भी भूल सकते हैं। जब आप बातों को समझ के याद कीजिए तो वह हमेशा लंबे समय तक दिमाग में रहता है। इसलिए मैं सभी बातों को फुल इमेजिनेशन और जो आपके सामने जो घटित हो रहे हैं उन्हीं बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, और आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि यह सभी आपके सामने हुआ हो, कभी ना कभी आपने जीवन में आपके सामने घटित हुआ है, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तर देंगे। कोशिकीय ईंधन मतलब कोशिका का ईंधन क्या है, मतलब कोशिका के अंदर कौन सा चीज़ जलता है जिससे उसे ऊर्जा मिलता है। तो हमने आपको बताया कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज का दहन होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवें नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखिए। देखिए, श्वसन का चरण अलग होता है और श्वसन की विधि अलग होती है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कहीं भी देखिएगा तो बहुत लोग गलत बताएं, ठीक है, लेकिन हम आपको फुल डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रिक के साथ बताएंगे कि किस तरह से उत्तर सही और किस तरह से जो वे लोग बताते हैं वह। देखिए, तो श्वसन की क्रिया
दो फेज में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया में आपका एक प्रश्वास होता है, एक उच्छ्वास होता है, ठीक है, यह होता है। लेकिन जो आपका श्वसन का चरण होता है ना, वो अलग होता है। चरण मतलब कि श्वसन किस प्रकार से किस किस स्टेप में हो रहा है उसे हम चरण कहते हैं। और श्वसन की जो क्रिया है, मतलब कि श्वसन की क्रिया में किन किन क्रियाओं का सम्मिलन होता है, मतलब कि श्वसन किन क्रिया द्वारा होता है, तो वह होगा प्रश्वास एवं उच्छ्वास। और श्वसन के चरण पूछता है ना, मतलब कि किस स्टेप में होता है श्वसन, तो वह होगा अवायवीय श्वसन पहला चरण होता है, दूसरा वायवीय श्वसन होता है। मतलब कि आपके पहले चरण में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में आपका ऑक्सीकरण होता है, जिसे हम दूसरा चरण कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं जी, वायवीय श्वसन कह सकते हैं। तो यह दूसरा चरण होता है। इस प्रश्न को उत्तर आप हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि इसका उत्तर आपको सब जगह गलत मिला है, ठीक है। यह हो गया। 6 नंबर प्रश्न है, श्वसन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? वाह, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन। क्या सर, यह तो आप एक लाइन में बताए थे कि इसका उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं, इसका बड़ा लाइन में भी आपने उत्तर बताया था। हम एक लाइन में थोड़ा बता दें तो उसका बड़ा लाइन में बताया था। देखिए, श्वसन जीव के लिए क्यों अनिवार्य है? क्योंकि श्वसन के द्वारा जीव में ऊर्जा का उत्पादन, देखिए ऊर्जा का उत्पादन जिसके द्वारा हो रहा है वह उसके लिए आवश्यक है। तो श्वसन जीवों में ऊर्जा का उत्पादन करे, इसलिए श्वसन उसके लिए आवश्यक है। दूसरा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए। तीसरा, आप कह सकते हैं उनमें दैनिक कार्यों को करने के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से भी इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर होगा ऊर्जा के निर्माण के लिए, ठीक है, ये होगा। वाह सर, क्या आप उत्तर बताते हैं जो सही से दिमाग में बैठा। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? देखिए, उत्पाद जो होता है उसका सही अर्थ होता है उत्पाद, ठीक है। उत्पाद के रूप में क्या बनता है? देखिए, किताब जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको एकदम बिल्डिंग के रूप में पूछता है, आपको उसको घर के रूप में समझना होता है। देखिए, शोषण की प्रक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद को एकदम आसान समीकरण में बताए थे कि जो आपका उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। ऊर्जा किसके रूप में बनता है? एटीपी के रूप में। कितना बनता है? तो 38 एटीपी बनता है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम याद रखिएगा। 8वां प्रश्न, शोषण को के दो चरणों में किस आधार पर, देखिए शोषण को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया? देखिए, किस आधार पर बांटा गया है? शोषण के चरणों को, मतलब कि शोषण के प्रकार को किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। देखिए, आपका उस प्रश्न का उत्तर का जो प्रूफ है ना, यही प्रश्न है। देखिए, हम बोलेंगे तो आप गलत मान लीजिएगा कि सर आप गलत बताएं, लेकिन आप किताब में जो लिखा है वो मानिएगा ना। तो किताब में आपका सही सही पूछा है कि शोषण के दो चरण होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से और किसके आधार पर बांटे गए? तो श्वसन के दो चरण, पहला चरण होगा अनॉक्सी श्वसन, दूसरा होगा ऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो ये होगा। और किसके आधार पर इसे दो चरणों में बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, श्वसन का चरण हो गया, प्रक्रिया हो गया, यह हो गया। और श्वसन की जो पूछेगा कि किस क्रिया में संपन्न होता है, या श्वसन के दो क्रिया बताए जिससे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की विधि दो क्रिया द्वारा संपन्न होती है, उसे बताए तो बताइएगा प्रश्वास एवं उच्छ्वास, ठीक है, ये हो गया। अब 9वां प्रश्न है, अवायु श्वसन किसे कहते हैं? अवायु श्वसन किसे कहते हैं, उसके बाद पूछेगा आपका वायु श्वसन किसे कहते हैं। नाम में काम है, काम को बता दीजिए नाम के आधार पर। देखिए, बेचारा का काम है श्वसन, मतलब नहीं वायु मतलब वायु, मतलब श्वसन की वह विधि जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवायु श्वसन कहते हैं। या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वायु में आपका ऑक्सीजन होता है तो वायु का ही है या ऑक्सीजन की है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम श्वसन क्रिया में जो प्रश्वास होता है ना, उस प्रश्वास में देखिए, प्रश्वास मतलब सांस को खींचना। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो पूरा वायु के लेते हैं, ये ना कि खाली ऑक्सीजनों के लेते हैं, ठीक है। तो वायु के रूप में हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु का उपस्थिति में, या क्या कह सकते हैं जी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम वायु श्वसन कहते हैं, ठीक है। या इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अवायु श्वसन का परिभाषा कि वायु के अनुपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे? अवायु श्वसन कहेंगे। देखिए, शब्द को तोड़िएगा और शब्द को तोड़कर उसका क्या बताइएगा, मतलब अर्थात मीनिंग, उसका अर्थ बताइएगा और उसका परिभाषा दे दीजिएगा। हम आपको कोई भी दिमाग पर लोड नहीं देते हैं, रटने रटाने का बात नहीं करते हैं, जो होता है सामने वही बताते हैं। अब वायु श्वसन क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो वायु श्वसन की जो प्रक्रिया है, देखिए नाम है कि वायु है, वायु मतलब वायु की उपस्थिति में, ठीक है। और वायु की उपस्थिति में मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से आरंभ होती है। पायरुवेट का 11वां प्रश्न है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? देखिए, पायरुवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो किस चरण में होता है? तो देखिए, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण
मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है जी, देखिए नाम में ही क्या में इसका क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब कि पूरा ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो किस श्वसन में होता है जी, वायु श्वसन में आपको पूरा भरपूर वायु मिलता है, पूरा ऑक्सीजन मिलता है। तो हम क्या कहेंगे जी, द्वितीयक चरण में, क्योंकि प्रथम चरण को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरे चरण को हम क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं, अर्थात वायु की उपस्थिति में होगा। तो देखिए प्रथम चरण में आपका पायरुवेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है, दूसरे चरण में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। दूसरे चरण को हम क्या कहते हैं, आपका वायु श्वसन कहते हैं। देखिए 12 से पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है अंग, देखिए अंग अलग होता है और क्रिया अलग होता है, ठीक है। पूछा है किस अंग के द्वारा, तो अंग पूछा है तो आप बताइएगा पत्ती, ठीक है, पत्ती बताइएगा। अब पत्ती में भी पूछ दिया किसके द्वारा, तो आप बताइएगा स्टोमाटा अर्थात रंध्र के द्वारा। देखिए इसका भी उत्तर बुक में भी गलत लिखा है, ठीक है। रंध्र का है, तो रंध्र है, हम जानते हैं कि अंग है, ठीक है, हिस्सा है, लेकिन पौधों का एक अंग हो गया उसका तना हो गया, तना पौधा का एक अंग है, पत्ती भी एक अंग है, फल फूल इत्यादि सभी अंग है। लेकिन अंग कहना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए, अंग, मतलब अंग का भी अंग। पत्ती में पाया जाता है आपका रंध्र, मतलब पत्ती आपका अंग है, उस अंग में भी अंग है जिसका नाम है रंध्र, ठीक है, जिसे छिद्र कहते हैं, और उसी छिद्र को स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो अंग पूछेगा तो पत्ती का बताइएगा, पत्ती का रंध्र अर्थात स्टोमाटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका है 13 प्रश्न, पौधों में जो क्रिया किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया के द्वारा होता है, तो विसरण की क्रिया द्वारा। मतलब कि देखिए विसरण का परिभाषा होता है आपका गैसों का उसके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गमन। मान के चलिए कि हमारे पेट के अंदर भूख लगा है, भोजन नहीं है, तो हमारे पेट में भोजन नहीं है, आप बाहर जो थाली उसमें भोजन है, तो थाली में भोजन ज़्यादा है, आप पेट में भोजन कम है। मतलब कि भोजन का उसके अधिक के मात्रा से कम मात्रा में जाना, मतलब कि बाहर से भोजन का अंदर जाना, कैसे कि भोजन कम है अंदर, तो उसे हम कहेंगे भोजन का विसरण। उसी प्रकार से जब गैस का उसके भले उच्च सांद्रता से, सॉरी, जो उच्च सांद्रता होता है ऑक्सीजन का, वायु का, उसके या वायु कह सकते हैं, उसके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गमन करना क्या कहलाता है, गति करना क्या कहलाता है, चलना क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब 14वां प्रश्न है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन जो होता है वो शरीर के कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। एकदम आसान है। जो अमीबा पैरामीशियम होता है उनमें जो संरचना पाया जाता है वह कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है, या बाहरी सतह कह सकते हैं, उसके द्वारा उनमें श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है, तो आप याद रखिएगा विसरण के द्वारा होता है। और देखिए 15 प्रश्न, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखिए, एकदम आसान है। मछली का श्वसन अंग गिल्स, गलफड़ इत्यादि कह सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम जो 16 प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, हम उसका उत्तर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमने रोहित सर ने पढ़ाया था कि सबसे आसान भाषा में बताया था कि जो मनुष्य होता है और कीट होते हैं उनमें जो श्वसन अंग पाया जाता है कौन कौन से पाया जाता है, हमें एकदम पता है। तो स्थलीय कीटों में पाया जाता है श्वास नली, जिसे अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं, और मनुष्य का जो श्वसनांग होता है जिसे फेफड़ा कहते हैं, तो यह हमारा हो गया फेफड़ा, तो ट्रेकिया में फेफड़ा। वाह सर, क्या पता है, एकदम हमारे दिमाग में बैठ गया एक लाइन में। अब देखिए जो 17वां प्रश्न है, उस 17वां प्रश्न में स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले जो श्वसन अंग होते हैं उन श्वसन अंग का प्रकार क्या होता है, ठीक है। श्वसन अंगों का प्रकार का नाम क्या कहलाता है, ठीक है, पूछा है, हम बताएंगे। और आपका श्वसन का जो प्रकार है उसे भी। अब देखिए श्वसन अंग और श्वसन के प्रकार। अब देखिए श्वसन अंग पूछेगा तो आप बताइएगा ट्रेकिया या श्वास नली, ठीक है। अगर पूछता है श्वसन की क्रिया या श्वसन के प्रकार का नाम बताएं, तो आप बताइएगा वायवीय श्वसन, ठीक है, क्योंकि इनमें जो श्वसन होता है वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। किसी किसी जगह आप देखिएगा तो इसका जो उत्तर है वो ट्रेकिया बता देगा, लेकिन इसका उत्तर जो होगा ट्रेकिया नहीं होगा, एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पूछा है कि श्वसन के प्रकार का नाम बताना है, तो वायवीय श्वसन होगा। 98वां प्रश्न, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है, ठीक है। वर्टिब्रेटा के जो दो वर्ग हैं उन दो वर्ग में पहले आता है आपके पंछी, जिसे हम क्या कहते हैं, एबीज कहते हैं, और दूसरा मेमिलिया जिसे हम स्तनधारी, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो इनमें जो श्वसन होता है उस श्वसन अंग का क्या नाम है जी, फेफड़ा है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया स्तनधारी एवं एबीज। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले अंगों का नाम लिखिए, मतलब कि मनुष्य में जो श्वसन होता है उन श्वसन में जो श्वसन
में सहायक जितने भी होंगे उनका नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपका जो होगा वो नासिका छिद्र होगा, नासिका छिद्र होगा, लैरिक्स होगा, लैरिक्स के बाद आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपका फेफड़ा हो जाएगा। यही जो श्वसन अंग है यही श्वसन में सहायक होते हैं। और देखिए जो 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न को देखें, फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रिया में संपन्न होता है, या किन दो क्रिया से पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए श्वसन का अगर चरण पूछेगा तो दो बताएगा, श्वसन की क्रिया बताएगा तो दो बताएगा। चरण पूछेगा तो अवायवीय श्वसन प्रथम चरण, अवायवीय श्वसन आपका दूसरा चरण होता है। देखिए इस बात को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इस बात में उलझे रहते हैं कि चरण क्या है, क्रिया क्या है, विधि क्या है। ठीक है, तो देखिए 5 बातें बताऊंगा मैं आपको जो हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है। उसके बाद आप किसी भी बात को याद रखिए या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही 5 बातें इससे हमेशा सब्जेक्ट में पूछा जाता है। ये हो गया चरण पूछा तो किस प्रकार से। प्रथम चरण आपका अवायवीय चरण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। दूसरा आपका वायु होता है अर्थात वायु श्वसन होता है जिसे दूसरा चरण कहा जाए। क्रिया पूछा तो पहले क्रिया को प्रश्वास कहते हैं जिसमें श्वास वायु को बाहरी वातावरण से अंदर लेते हैं फेफड़े के अंदर, और फेफड़े से जो वायु है वायु है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उसे हम उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक है, अंग्रेजी में कहा जाता है। अब ये हो गया। अगर पूछता है कि जो श्वसन क्रिया होती है उस श्वसन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, यह हो गया। श्वसन में एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है तो आप बताइएगा श्वसन, और किस क्रिया के द्वारा होता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा श्वसन की विधि संपन्न होती है। ये हो गया। तो 5 ऑब्जेक्टिव बताए जो हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि इस पाँचों को कहीं कहीं पर किताब में भी चेक लीजिएगा गलत बताएगा। ठीक है, ये हो गया। 21 नंबर प्रश्न है, पशु भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। एकदम हम जानते हैं सर जी, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। देखिए किस क्रिया के द्वारा होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा है। और यह क्रिया क्या कहलाता है, देखिए पशु भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए कोष्ठ में लिखे श्वसन, इसलिए लिखे कि आपको हमेशा याद रहे कि यहाँ पर श्वसन उत्तर नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसी ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। अब देखिए 22 नंबर, ईस्ट में पाइरूवेट से एथेनॉल एथेनॉल जो होता है किस क्रिया के द्वारा बनता है, तो एथेनॉल सीधा बात है ईस्ट में आपका किरण होता है। किरण एक प्रकार का अनॉक्सी श्वसन होता है। अनॉक्सी श्वसन में जो पाइरूवेट होता है वो आपका एथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया। 23 नंबर प्रश्न है, ज़्यादा चलने के बाद हमें मांसपेशी आता है उसमें क्रैम्प किस यौगिक का हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखें लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो मांसपेशी होता है उनमें दर्द भी होने लगता है, उनमें क्रैम्प भी होने लगता है। क्रैम्प का हिंदी होता है दर्द। ठीक है, दर्द होने लगता है। ये हो गया। 24 नंबर प्रश्न है, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। देखिए इस बात का भी बुक में आपके गलत लिखा है। ठीक है, आप जब पाचन की जब प्रक्रम पोषण में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि आपका जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी में आपका जो कंठ द्वार होता है वो श्वास नली में खुलता है। जब आप श्वसन चैप्टर में पढ़ते हैं जय प्रकार श्वसन, तो उसमें लिखा है कि आपका जो कंठ द्वार होता है वो किस में खुलता है जी, लैरिक्स में खुलता है। अब इनमें से दोनों में से कौन सा बात आप सही मानेगा, जो आपको दिखाई देगा वही आप सही मानेगा। देखिए यह जो हो गया हमारा ये वाला भाग, यह हमारा भाग ग्रसनी कहलाता है, जो 2 छिद्रों का संधि स्थल होता है। मतलब कि 2 छिद्र को मिलाकर एक छिद्र कहा गया ग्रसनी। यह जो आपका 2 छिद्र में खुलता है, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार। तो निगल द्वार जो होता है वो ग्रास नली में खुल जाता है, उसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपका कंठ द्वार है वह कंठ द्वार किसी किसी बुक में सीधा लिख दिया कि यह श्वास नली में खुलता है, और किसी किसी बुक में लिख दिया कि वो किस में खुलता है जी, आपका जो आपका लैरिक्स होता है ना, लैरिक्स को एपिग्लोटिस कहा जाता है। जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन उसी को कहा गया है। ठीक है, तो लैरिक्स कह सकते हैं, फेरिंक्स कह सकते हैं, एपिग्लोटिस कह सकते हैं। ठीक है, उसमें खुलता है। तो देखिए आपका जो सही उत्तर होगा वह लैरिक्स होगा, क्योंकि आपका जो कंठ होता है ना उस कंठ द्वार के सीधे जस्ट उसके बाद आपका आता है लैरिक्स। लैरिक्स के बाद आपका आता है श्वास नली। तो पहले जो है हम उसे ना कहेंगे कि उसी में खुला है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसका लैरिक्स होगा, श्वास नली इसका नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए 25 अगर आपका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में नहीं देता है लैरिक्स, तो तब आप श्वास नली मार सकते हैं। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, जो होता है आपका किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में प्रवेश
प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है। अब देखिए इसका भी दो वर्ड कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा है आपका श्वसनी, श्वसनी का अंग्रेजी होता है ब्रोंकस, ठीक है। यह जो होता है आपका ब्रोंक्यूलस में बढ़ जाता है, मतलब श्वसनिका में बढ़ जाता है। तो देखिए आप इसका उत्तर श्वसनी नत मारिएगा, ठीक है। आप हमेशा श्वसनिका मारिएगा, जिसे अंग्रेजी में ब्रोंक्यूलस कहा जाता है। देखिए आप लोग जो गलत बात याद रख रहे हैं, मैं उसको भी लिखा हूँ, क्योंकि आप फट देना उत्तर में देखिएगा, उसका उत्तर शर्ट देना मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा एग्जाम में। इसलिए आपको मैं नोट्स में लिख दिया कि आपको हमेशा दिमाग में याद रहे और आपका ध्यान उस पर जाए, इसलिए मैं लिखता हूँ। 27 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ उपस्थित है। एकदम आसान है। क्या सर, आपने एक ही लाइन में बताया था कि इसका वक्ष गुहा होता है। वक्ष गुहा मतलब कि छाती वाला जो खाली स्थान होता है, यही छाती को क्या कहते हैं, वक्ष कहते हैं, ठीक है, वक्ष गुहा। अरे वक्ष गुहा 28 नंबर से वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित गुंबद के आकार के जैसी संरचना क्या कहते हैं। देखिए ये आपका वक्ष गुहा के एकदम नीचे, वक्ष गुहा और उदर गुहा को बांटने वाली जो संरचना है उसे हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। यह होगा जो गुंबद के आकार का होता है। 29 नंबर प्रश्न, हेमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित या अवस्थित रहता है। हेमोग्लोबिन जो होता है वो आपका आरबीसी कोशिका होता है, उसी आरबीसी कोशिका में उपस्थित, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं खून में, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, रक्त से फेफड़ा में आया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह बची हवा के साथ निष्कासन क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए निष्कासन की क्रिया, देखिए शोषण की क्रिया दो फेज में संपन्न होती है। तो शोषण क्रिया में पहला हम क्या करते हैं जी, प्रश्वास होता है, मतलब बाहरी से हम सभी वायु को अंदर फेफड़े को लेते हैं और फेफड़े से जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड है और वायु उसे बाहर निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। तो उसका ही परिभाषा है। तो चलिए सर, आपने जितने भी प्रश्न बताए मेरे दिमाग में बैठ गया, बिल्कुल आसान भाषा में आपने अपने भाषा में बताया और यह अपनी भाषा में लिखा गया उत्तर था और हमें समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।